हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हमने प्रीवियस वीडियो में 103 तक कर लिया था। अच्छा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन, आप देखो, मे बी, रुको मैं बता रही हूँ। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 107 है। ये क्वेश्चन नंबर 108 है, आपको दिख रहा है ना? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 107 है, ये क्वेश्चन नंबर 108 है, ये क्वेश्चन नंबर 110 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 109 नहीं कराया है। उसका क्या रीज़न है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो मैंने करा दिया है। 66 क्वेश्चन नंबर, वो एक क्लासिकल मैकेनिक्स का जो जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना था, उसमें वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये दोनों ना सेम है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं कराया है। ये क्वेश्चन नंबर 66 सेम है एज अ क्वेश्चन नंबर 109 के, तो इसलिए मैंने 109 जो है ना, ये मैंने नहीं कराया है। ठीक है, ये आप मतलब आप खुद भी मैच करके देख लेना। इवन कि मुझे लगा कि हो सकता है कि मतलब जनरेटिंग फंक्शन ही फाइंड करना, हो सकता है कि ये वैल्यू डिफरेंट दी हो। नहीं, सब एकदम सेम है, क्वेश्चन पूरा ही सेम है। आप हो सके तो आप एक बार मिला भी लेना, इसीलिए मैंने 109 को स्किप किया है। ठीक है ना? कल मैं ये बताना, उस दिन मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए मैं आज आपको ये चीज़ रिमाइंड करा, मतलब एक बार बता देती हूँ, वरना फिर आप बोलोगे कि मैम ने 109 क्यों नहीं कराया। देखो, a transmission line consisting of two concentric सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है, कौन सा है? कंसेंट्रिक है। ऑफ अ मेटल है, याद रखेंगे। विथ कंडक्टिविटी, अब मेटल है तो उसकी एक कंडक्टिविटी तो होगी ही। एंड स्किन डेप्थ दिया हुआ है। इस फील्ड with a uniform lossless dielectric mu and epsilon। देखो, एक हमारे पास मेटल कंसेंट्रिक, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, और उसको किस चीज से फिल किया गया है? एक लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, अ TEM mode is propagated along this line। The time average power flow along the line is, ये टीई मोड में है, मतलब इसमें टीई मोड का वेव गाइड का कैसा मोड है? TEM मोड है। हमको क्या निकालना है? टाइम एवरेज पावर फ्लो। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप मतलब इसको ध्यान से देखो। इसके ऑप्शंस यहाँ पे हमको दिए हुए हैं। वेयर H0 इज द पीक वैल्यू ऑफ एजिम्यूथल मैग्नेटिक फील्ड at the surface of a inner conductor, A is the radius of inner cylinder and B is the radius of outer cylinder। ठीक है, तो को दिख रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन को ना आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, देखो, हमें बोला है कि कंसंट्रिक्स, पहले हम TEM मोड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि TEM मोड का मतलब वेव गाइड में 3 होता है, TE मोड, TM मोड और TEM मोड। ठीक है, तो TEM मोड का मतलब है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन both electric field and magnetic field perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, क्लियर?
और इसमें रो दिया हुआ है कंडक्टिविटी। अच्छा देखो, हमारा सिलेंडर ऐसा है, कंसेंट्रिक बोल रहा है तो ऐसा है, ठीक है। इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b, आउटर रेडियस है b, है ना। मेटल है, इसकी कंडक्टिविटी है हमारी रो है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ अ रेडियस r। मतलब मान लो कि यहाँ पे हम एक रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा हमने एक गॉसियन सरफेस, यहाँ से मैं बता देती हूँ, रेडियस r का हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। अच्छा देखो, आपको मैं बताती हूँ कि हम क्यों गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें टाइम एवरेज ऑफ पावर चाहिए। टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी या पावर जो है वो क्या है हमारा, अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर हो। पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है कि एनर्जी फ्लो। पॉइंटिंग वेक्टर को एक तरह से आप देखो तो वो क्या है, एनर्जी का फ्लो है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, S इज इक्वल्स टू E क्रॉस H, ये होता है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तभी हम पॉइंटिंग वेक्टर निकाल सकते हैं। क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर एक एनर्जी का फ्लो ही तो है। मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो वो क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे तो पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस, या गाउसियन आप सरफेस की जगह गाउसियन सिलेंडर भी बोल सकते हो, ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि सर्कुलर सिलेंडर में एट अ रेडियस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। अब मैं वो यहाँ नहीं बता रही, वो क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है, वो भी और बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू लैम्डा 2π एप्सिलॉन आर कैप। मतलब कि डायरेक्शन भी हमारा इसी तरफ है, आर कैप के तरफ ही डायरेक्शन है। अच्छा, लैम्डा क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा इज अ लाइन चार्ज डेंसिटी। और देखो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू E बाई C। तो यहाँ से आराम से हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2π और हमारा ये एप्सिलॉन C R। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाइवर्ज थोड़ी, कल ही मैंने बताया था कि वो डाइवर्ज में थोड़ी रहता है, वो तो कर्ल में रहता है। तो मतलब वो इस तरीके का रहता है ना। मान लो कि अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से निकल के इधर आएगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो फाई के डायरेक्शन होगा। देखो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में तीन मतलब हमारे पास एक्सिस रहता है, आर फाई जेड, ठीक है। और सर्कुलर में रहता है, स्फेरिकल में आर थीटा फाई। तो इसमें जो है ना, तो इसमें जो एज़ोम्यूथल एंगल है वो तो फाई की तरफ आएगा, ठीक है। मतलब एक हमारा फाई है तो दूसरा आर ये वाला, और जेड ये डायरेक्शन जेड कैप हो जाता है, और इस तरीके का कोई आता है तो एंगल वाला जो डायरेक्शन है तो वो फाई होता है। तो इसी वजह से बी जो है वो फाई में है। अब देखो, यहाँ पे हमको क्या एच चाहिए, और हमारा इक्वेशन किस में आया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम इसको क्या करेंगे कि देखो, हमको पता है कि B इज इक्वल्स टू म्यू बाई एच एंड C इज इक्वल्स टू 1/√μ एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसको सब हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B बाई म्यू। तो यहाँ पे ये C है और ये, तो ये ऐसे हो जाएगा कि म्यू एप्सिलॉन रो बाई 2π, सॉरी लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन आर
और यहाँ पे एक म्यू आएगा, ठीक है, म्यू। तो देखो ये म्यू से ये म्यू कैंसिल हुआ, मतलब रूट में, तो यहाँ एक म्यू रूट हो जाएगा, और इससे ये हुआ तो यहाँ पे रूट एक एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे ये कैंसिल होगा ना, तो एक रहेगा नीचे। मैं सही तो मैं कर रही हूँ ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। एक सेकेंड, बी बाई म्यू, तो यहाँ पे एक म्यू मैंने कर दिया, हाँ, तो नीचे आएगा, हाँ ठीक है। तो हमारा h इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ओके, तो h की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, h की वैल्यू हमारी हो रही है सेलन बाई म्यू लेमडा 2 पाई, ये तो चला गया r, ठीक है। अब देखो ये लेमडा यहाँ पे है, हमको लेमडा नहीं चाहिए, क्यों, हम इसको आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में लिख सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है, लेमडा की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना चाहिए ना, 2 पाई r है, तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, 2 पाई r, और 2 पाई r, 2 पाई r इधर रह जाएगा म्यू बाई एप्सिलॉन और h, ठीक है। ये हो गया लेमडा की वैल्यू। अब यहाँ से फिर से इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार पुट करेंगे और एक बार इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, ताकि हमारा मतलब लेमडा मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी वाला पार्ट हट जाए और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इसमें और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दोनों का एक रिलेशन इसमें आ जाए, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r म्यू बाई h बाई 2 पाई r, क्लियर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो कि यहाँ मतलब क्वेश्चन में हमारे पास हम यहाँ पे जो h है इसको हम r इक्वल्स टू 1 के ऊपर मतलब यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इक्वल्स टू r पे मतलब r लिया है, r हमने हमारा क्या है, एक गाउसियन सरफेस है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पोर्शन है उसको हम इनर सरफेस के लिए ही रखेंगे। तो यहाँ पे ये r इक्वल्स टू a हो जाएगा, r इक्वल्स टू a क्या है, इनर सरफेस वाले में, ठीक है। तो ये r a है, ठीक है, r a है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इनर सरफेस में ले रहे हैं। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू म्यू बाई सेलन, एक सेकेंड यार, ओहो नहीं, मैं सोचूं कि ये म्यू बाई म्यू आना चाहिए था, क्योंकि अच्छा देखो ये रूट है ना, और यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट ओवर म्यू और एप्सिलॉन, इसमें नहीं आएगा। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट म्यू एप्सिलॉन, यहाँ भी ये रू म्यू एप्सिलॉन होगा, यहाँ भी ये रू एप्सिलॉन होगा, तब इससे ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, म्यू बाई एप्सिलॉन a बाई r, ठीक है, a बाई r, और ये
एच नॉट, ठीक है, आर कैप, ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे मैंने गलती करा है। क्या गलती करा था? मैंने इससे इसको काट दिया था, जबकि ये रूट में है ना, तो इससे ये कटेगा। मतलब देखो मैंने गलती क्या करा था कि म्यू का तो लिया था, तो ठीक है म्यू से भी होगा, लेकिन ये भी तो रूट में ही है, तो मैंने गलती कर दिया था। मतलब मैंने इसको ले लिया था ऊपर, इसको गलती करा था। वही मैं सोचूं कि यहाँ पे क्यों, मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ करा है। अभी आपको ये समझ में आ गया? अच्छा देखो यहाँ पे मैंने H को H नॉट इसलिए लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि H नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ इनर कंडक्टर। ठीक है, मतलब इनर कंडक्टर का जो सरफेस है, मतलब R इक्वल्स टू ए पर, R इक्वल्स टू ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो पीक वैल्यू है वो H नॉट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये H को H नॉट लिख लिया। जब मैं R इक्वल्स टू ए कर रही हूँ, मतलब R के लिए तो मैंने ये निकाला, लेकिन जब मैं R इक्वल्स टू ए के लिए H नॉट की वैल्यू, मतलब H की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो H जो है वो क्या हो जा रहा है? H नॉट, क्योंकि वो पीक वैल्यू है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं कहना कि मैम ने H नॉट कहाँ से लेके आ गई, मैं नहीं लाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम R इक्वल्स टू ए पर मैग्नेटिक फील्ड की बात, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो H जो है वो किस में हो जाएगा? H नॉट में। क्लियर है? अब देखो हमें E की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे। तो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? B की वैल्यू देखो, B E बाई C है, C, तो E बाई C है, तो यहाँ पे एक C, जो C इज इक्वल्स टू ये है, तो जब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट म्यू एप्सिलॉन और उसके बाद E, म्यू बाई एप्सिलॉन ए आर एच नॉट आर कैप। ठीक है, B की वैल्यू हमारे पास तब कितनी आ जाएगी? देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, देखो म्यू ए बाई आर एच नॉट आर कैप। B की वैल्यू आ गई ये, मैं दूसरे जगह लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। B इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया है? B इक्वल्स टू हुआ हमारा म्यू, अच्छा आपको दिख रहा है ना, हाँ, म्यू ए बाई आर एच नॉट और फाइव कैप। ये क्या आया हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, ये तो एक स्टैटिक के लिए निकाला था, मतलब ये वेव के लिए तो नहीं है, है ना? ये क्या है? ये तो हमारा स्टैटिक के लिए है। ये जैसे कि एक स्टैटिक के लिए इन द सेंस कि मतलब जैसे एक मतलब सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये उसके लिए है। लेकिन हमको TEM मोड है, मतलब कि हमको वेव गाइड चाहिए, वेव गाइड, तो हमको इसको वेव के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वेव प्रोपोगेशन इन जेड डायरेक्शन। जेड ही डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि वेव गाइड जो है वो मतलब ऑलवेज या मैक्सिमम वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो हमारा वेव है वो हम मैक्सिमम टाइम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। वेव हमारा जेड डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका जो वेव गाइड है वो कैसा हो जाएगा? तो म्यू बाई एप्सिलॉन एच ए आर आर कैप छोड़ दो अभी तो वेव गाइड के फॉर्म में, ई आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ये वेव का इक्वेशन रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस में लिख रहे हैं? वेव में। तो ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये इसका एंगुलर पार्ट हो गया, हुआ ना? ये आप समझ रहे हो ना? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका एंगुलर पार्ट हो गया। वैसे सिमिलरली बी के लिए लिखेंगे तो ये म्यू ए बाई आर एच नॉट, ये एच नॉट होगा, ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा ये तो हुआ। देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि
जो हमारा वेव है, ठीक है, जैसे देखो e का पावर i के जेड, या फिर सोचो कि आप e का पावर आई जेड, तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या होता है, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड होता है ना, ये इसका प्रॉब्लम। तो ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो आई का जो मतलब जो इमेजिनरी नहीं है, जो मतलब प्योर पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, कॉस जेड। तो हम इसको कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसको क्योंकि ये भी तो आई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि E इज इक्वल टू म्यू बाई एच नॉट ए बाई आर, ठीक है। और ये याद रखना कि ये आर कैप डायरेक्शन में है और ये फाई कैप डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे जब क्रॉस होगा तो जेड डायरेक्शन वाली बात आएगी। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ना कि कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई के जेड माइनस ओमेगा टी। इसका एक्सपेंशन करो तो क्या हो जाएगा, कॉस के जेड ओमेगा माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, और बी इसलिए लिखा ताकि बाद में जब हम उसको उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्योंकि एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच होता है ना, तो यहाँ से हमारा ये आसान रहे। बी इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ए बाई आर एच नॉट, ये फाई डायरेक्शन में है, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। अच्छा देखो, अब एक यहाँ पे हमारा मतलब क्वेश्चन में एक चीज और ऐड होगा, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ एच, और यहाँ भी ऐड होगा अल्टरनेशन ऑफ एच नॉट। ये क्यों हुआ देखो मैं बताती हूँ। जो एच है, ठीक है, जो एनर्जी का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो एच है, जैसे जैसे वो मटेरियल के अंदर, मान लो कि हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब वेव गाइड किसी भी कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर मूव करता है तो उसमें क्या होता है, वेव गाइड में लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं अटरनेशन लॉस। ये आपने पढ़ा ना, वेव गाइड जब आपने पढ़ा होगा कि स्किन डेप्थ और बाकी चीज़ें, तो उसमें आपने एक लॉस के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जैसे जैसे वेव गाइड कंडक्टर के अंदर जाता जाएगा, एच नॉट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मतलब हम जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये पावर में क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। जैसे 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 क्या मैंने बोला कि वेव गाइड मटेरियल के अंदर मूव करती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ड्यू टू द, मतलब आपका मटेरियल की आप ले लो कि मतलब उस मटेरियल के प्रॉपर्टी की वजह से जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं उस वेव गाइड का पावर जो है ना वो लॉस होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो कि मान लो कि एक बहुत बड़ा गुफा है, ठीक है। अब उस गुफे में आप यहाँ तक गए, ठीक, और अंदर बहुत अंधेरा है और मतलब आपको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो तो देखो यह और ये गुफा का क्या है, मुंह है, ठीक है, ऐसे मान लो है, और इधर बहुत अंधेरा है, इधर ना हवा आता है ना कुछ भी। तो यहाँ पे आपको जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर फील होगा, क्या आपको यहाँ भी ऑक्सीजन का प्रेशर सेम फील होगा, नहीं। यहाँ जो कि ये दरवाजे के पास है तो यहाँ अंधेरा भी कम होगा, ऑक्सीजन का आपको जो फील है वो लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको सफोकेशन होने लगेगा। तो ऐसा ही वेव गाइड में भी होता है, जब वेव किसी मटेरियल के अंदर फॉर्म करता है, मूव करता है, तो उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं अटर्नेशन, अटुनुएशन, ठीक है, अटर्नेशन लॉस। तो इसी वजह से एक एच नॉट की वैल्यू को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वेव जैसे जैसे मूव करेगा इसकी वजह से, मतलब इनकी वजह से उसका जो पावर है वो क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके देखो, अब हमें निकालना है कि मतलब
पॉइंटिंग वेक्टर, तो देखो पॉइंटिंग वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंटिंग वेक्टर निकालना हमको, तो पॉइंटिंग वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तो b की वैल्यू में है ना, मतलब b की वैल्यू है, तो जब इसे b की वैल्यू में लिखेंगे ना तो ये ऐसा होता है 1/μ e क्रॉस b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/μ, e की वैल्यू कितनी है, μ/ε h नॉट ए आर कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एग्रीगेट्स ऑफ एच नॉट इंटू, सॉरी ये म्यू है, ये रूट ओवर म्यू है, ये म्यू है और ये ए अपॉन आर है, एच नॉट है कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस समेशन ऑफ एच नॉट। ठीक है, अब देखो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो कि ये हमारा आर कैप है, ये आर फाई कैप है, ये जेड कैप है। ठीक है, तो मान लो कि ये इसमें आर कैप, ये तो आर कैप डायरेक्शन में था तो ये 1 है, ये 0 0 है, और ये फाई कैप में था तो ये 0 1 0 है। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये देखो आर कैप 0 हो जाएगा, फाई कैप 0 हो जाएगा, जेड कैप में कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और जेड कैप इन दोनों का, तो इनका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन एंड जेड कैप। क्लियर है, तो हमारा, और ये देखो ये म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा देखो μ/ε एच नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एच नॉट का स्क्वायर a² कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एच नॉट। ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम टाइम एवरेज लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको टाइम एवरेज टोटल पावर निकालना है। क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में है कि यहाँ नहीं है, इधर है। क्वेश्चन में देखो क्या है कि द टाइम एवरेज पावर। ठीक है, तो हम टाइम एवरेज ले लेंगे इसका, तो टाइम एवरेज लेंगे तो देखो 0 to t कॉस ओमेगा स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, ये पता है ना आपको। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम टाइम एवरेज करते हैं तो 1/2 होता है। तो इसका, इस इक्वेशन का जब हम टाइम एवरेज करेंगे तो बस एक हमें 1/2 आ जाएगा। ये आपने उसमें पढ़ा होगा, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पे मुझे याद है, पता है, तो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप पूरा करोगे फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये इसका 1/2 होता है। तो इसका जब हम लेंगे, देखो क्योंकि बाकी ये सारे तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसमें सिर्फ ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और जब इसके रिस्पेक्ट में होगा तो 1/2 ही आता है। तो टाइम एवरेज हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/2 μ/ε एच नॉट का स्क्वायर a² r², और ये इसका 1/2 हमारा आ गया, और ये किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो टोटल पावर, तो टोटल पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू इनर रेडियस से कहाँ जाएंगे, बाहर वाले रेडियस में, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमको तो टोटल पावर निकालना है। तो A से B इंटीग्रेशन होगा, और S.dA ये होता है हमारा टोटल पावर का फॉर्मूला। आपने इसमें पढ़ा होगा, इसको ले लो। ठीक है, S.dA होता है। तो अब देखो S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारी S की वैल्यू, ये टोटल जो है। ठीक है, ये S की वैल्यू, और dA क्या हो जाएगा, देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो dA होता है वो होता है r dr d ये याद रखना, ये dA की वैल्यू है। ठीक है, r dr d सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये आपने पढ़ा है ना, उसमें dA की वैल्यू, dV की वैल्यू, ये सब पढ़ा होगा ना, r थीटा साइन फाई, ये वहीं से मैंने लिया है। ठीक है,
इंटीग्रेशन ओवर ए से बी, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 म्यू बाई एप्सिलॉन, म्यू बाई एप्सिलॉन है, और क्या है एच नॉट का, आपको प्रॉपर तरीके से दिख तो रहा है ना, एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। ठीक है, एच नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर जेड कैप है। ठीक है, यही तो है ना, बाकी तो कुछ तो नहीं है यहाँ पे। ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे क्या है, इसको हटा दो, ये होगा और यहाँ पे आर डी फाइव, तो इस वाले आर से ये आर कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर देखो क्या आएगा 1/2 म्यू बाई एप्सिलॉन एच नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर क्या हो गया ए टू बी 1/r डी फाइव, और फाइव का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होता है। फाइव एजिम्यूथल एंगल 0 से, जो एजिम्यूथल एंगल है वो 0 से 2 पाई मूव करता है, और जो थीटा है वो 0 to पाई मूव करता है इन स्फेरिकल में, और बाकी एजिम्यूथल एंगल स्फेरिकल पोलर सब में 0 to 2 पाई मूव करता है। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 म्यू बाई एप्सिलॉन एच नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ln r, और ln r का जब हम लिमिट, देखो ये कितना हो जाएगा a से b डी आर बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ln r, और जब हम लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ln b बाई ए, माइनस में आएगा तो b बाई ए, तो इसको मैं लिख देती हूँ ln b बाई ए, और यहाँ पे एक ये 2 5, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा म्यू बाई एप्सिलॉन एच नॉट का स्क्वायर पाई ए स्क्वायर ln b बाई ए, यानी हमारा जो टोटल पावर है वो इतना हमारा आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो कि जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक c बाई पाई बाई 4 आया है, तो c पाई बाई 4 आने का क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे गाउसियन, मतलब ये तो हमने लिखा है एसआई में, लेकिन जब हम इसको एक क्या बोलते हैं उसको, अगर हम इसको गाउसियन में लेके जाएं तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा, मैंने क्या बोला म्यू किस में चेंज होता है 4 पाई बाई सी में, और हाँ 4 पाई बाई सी में होता है ना, नहीं लेकिन म्यू तो है ही, देखो हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये तो एसआई में है, लेकिन जब हम पॉइंटिंग वेक्टर को, व्हेन पॉइंटिंग वेक्टर इन गाउसियन, तो ये पता है कितना होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इन गाउसियन कितना होता है पता है, c/4, ठीक है, e क्रॉस h, c/4 e क्रॉस h, तो यहाँ पे एक c/4 होगा, यहाँ भी एक c/4 होगा, यहाँ भी एक c/4 होगा, यहाँ भी एक c/4 पाई होगा, c/4 पाई, हाँ यहाँ भी एक c/4 पाई होगा, यहाँ भी एक c/4 पाई, c/4 पाई, c/4 पाई, सो यहाँ भी एक c/4 पाई होगा। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर ना गाउसियन में ये होता है, ये आप याद रखना, इसी वजह से एक यहाँ पे c/π/4 आया है। अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, देखो ये कितना है, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि ये रूट नहीं है, यहाँ पे भी रूट नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो c/π/4 माइन, ये ठीक लग रहा है, ये देखो ये में क्या है ln b, नहीं तो c स्क्वायर हो गया, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट है। ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ऑप्शन डी, ये आप समझ गए ना। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकाला, वहाँ से मैंने क्या करा, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया,
और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें क्वेश्चन में पीक वैल्यू दी हुई है, तो हम पीक वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। फिर मैंने उनको क्या किया, उनको जो कि वो वेव है तो उसको मैंने स्टैटिक से वेव फॉर्म में लिखा। वेव का मैंने रियल पार्ट लिया, रियल पार्ट को पॉइंटिंग वेक्टर से मैंने निकाल लिया, पॉइंटिंग वेक्टर से एनर्जी निकाल ली या पॉइंटिंग वेक्टर निकाल लिया। पॉइंटिंग वेक्टर का मैंने टाइम एवरेज करके टाइम पावर का टाइम एवरेज कर दिया, और फिर उसका ए से बी मतलब टोटल एरिया में क्या किया, इंटीग्रेशन करके टोटल टाइम एवरेज पावर मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर ये कितना होगा, ये 14 है तो ये 115 होगा, 115 होगा, 116 होगा। ये जो क्वेश्चन है ना आपको अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये क्वेश्चन में ना मतलब इन लोगों ने ऐसे दे दिया है कि रेडिएटेड पावर, बाकी इसमें कुछ भी नहीं दिया है। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ये P जो है ये मोमेंटम का P है या P जो है वो पावर का P है। मतलब ये क्वेश्चन में यार कुछ तो मतलब आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे रहे हो तो कम से कम आपको नोटेशन ही तो मेंशन करना चाहिए। पता नहीं ये लोग कैसा पेपर बनाते हैं। अब ये जो पावर हम लिख रहे हैं dp/dt है, तो ये तो चलो इतना तो हमको पता चल रहा है कि dp/dt है, तो देखो ये भी P में है, ये भी P में है, तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से देख, लेकिन यहाँ पे dp/dt है तो ये चीज़ आप याद रखना कि अगर dp/dt है तो वो मोमेंटम की बात हो रही है ना, क्योंकि पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव क्यों ही करेगा, है ना। मतलब आप उसको टोटल पावर निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, या वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे dp/dt अगर दिया है तो मैक्सिमम वो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो चलो करते हैं इसको। यहाँ पे दिया है कि जो रेडिएटेड पावर है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो, जब हम रेडिएटेड पावर की बात करते हैं तो ये चार्ज एक्सेलरेशन वाली बात यहाँ पे आ जाती है। जो चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज से जो पावर रेडिएट होता है फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए मतलब इस टाइप का आता है। तो देखो मैं लिख देती हूँ कि पावर रेडिएटेड for an accelerating non-relativistic point charge is P is equals to Q square A square by 6 pi epsilon naught C Q। ये हमारा होता है कि Q स्क्वायर A स्क्वायर E 6 पाई एप्सिलॉन नॉट C क्यूब होता है। तो देखो ये हमारा देखो एक्सेलरेशन के फॉर्म में है, और ये देखो ये मोमेंटम के फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और जो कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है तो हमें यहाँ पे इसको फोर्स के साथ, क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या होता है, dp/dt, चेंज इन मोमेंटम। ये आपको पता है ना कि फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने पढ़ा होगा कि तो ये मैंने पहले बोल दिया कि नॉन रिलेटिविस्टिक है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक होता तो फिर चेंज होता, तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ये आता है। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो dp/dt इज इक्वल्स टू m/a, ये ध्यान से देखो ma। अब एक्सेलरेशन है यहाँ पे तो a की वैल्यू हम क्या हो जाएगी, dp/dt, और एक m यहाँ पे नीचे आ जाएगा। a स्क्वायर है
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/m² dp/dt का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ना जो चार्ज है उसको ई के फॉर्म में लिया है, तो हम ई लिख देते हैं इसको। यहाँ पे जो चार्ज है उसको ई के फॉर्म में लिया है, इसलिए मैंने ई लिख दिया। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 1/m² dp/dt का स्क्वायर। नीचे कितना है 6πε0 और सी क्यूब। अब देखो जो ε0 है इसकी वैल्यू मैंने आपको बहुत बार बताया कि गॉसियन में या सीजीएस आप बोल लो कि इन सीजीएस यूनिट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/4 ये मैंने आपको बुलाया ना। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये जगह em² c³ 6π1/4 dp/dt का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 3 6, तो ये कैसे हो जाएगा देखो 2/3 e² m² c³ dp/dt का होल स्क्वायर। तो पावर हमारा कितना आ गया 2/3 e² m² c³ dp/dt का स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये तो 1/3 है, तो ये तो नहीं है, 1/3 भी नहीं है, ये 2/3 है। तो 2/3 e² m² c³ dp/dt का स्क्वायर, तो हाँ तो ये सही। ये देखो यहाँ पे e² नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस हमें एक्सेलरेशन को फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना था और ε0 को हमें सीजीएस यूनिट में ले जाना था। अच्छा, इस वाले पेपर में सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है सीजीएस यूनिट में ही है क्या? सब में सीजीएस लग रहा है। लेकिन अब बच्चा मतलब अब एग्ज़ाम में आदमी बैठा है, अब इतना दूर वो सोचने जाएगा तो ये काफ़ी मतलब क्योंकि सबने तो यही पढ़ा है कि पावर, रेडिएशन, एक्सेलरेशन चार्ज का ये होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये 2/3 कहाँ से आया और चार्ज में पावर में मास कहाँ से आया। तो कुछ तो यहाँ पे एक नोटेशन इनको देना चाहिए कि हाँ जो dp/dt है ये चेंज इन मोमेंटम है, तो वहाँ से फिर स्ट्राइक करेगा कि हाँ एक्सेलरेशन और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंसान मतलब टाइम लगेगा उसको सोचने में। थोड़ा इन लोगों को बोलते ना मर्सी रखना चाहिए। जो एग्ज़ाम देने आया है मतलब एक होता ना कि स्टैंडर्ड उसको बनाओ। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर, इसमें तो बस एक इक्वेशन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है। इसमें इक्वेशन पूछ रहा है तो कैलिन जो गार्डन इक्वेशन है ये क्या होता है? ये एक मतलब इट इज़ अ रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन यूज्ड फॉर डिस्क्राइब अ स्पिन ज़ीरो मतलब पार्टिकल। जो इसके बारे में इधर स्पेस है क्या? मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि ये इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। इट इज़ अ दिख रहा है आपको? हाँ, इट इज़ अ relativistic wave equation used for describe the spin zero पार्टिकल। ये स्पिन जीरो पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है और इसको हम एनर्जी और मोमेंटम, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम है उससे हम इसको डिराइव करते हैं। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिराइव करें। तो देखो इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। इसका जो डेरिवेशन है ना वो हम एनर्जी मोमेंटम से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे -h² del स्क्वायर CH³ एक ये नहीं है, ये h² del माइनस यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे नहीं है, दोनों में माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस एक आता है। -h² del स्क्वायर C² del 5 m4 C⁴, हाँ ये हमारा करेक्ट है।
ये इक्वेशन आप याद कर लो, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद है ना, वैसे ये, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में सिर्फ ये इक्वेशन ही पूछता है कि ये इक्वेशन कौन सा होता है। ठीक है, ये आप याद कर लो। ना डब्ल्यू के बी आपको दिख तो रहा है ना, WKB approximation is based on expansion of wave function in power of t, नहीं, पावर ऑफ टी में नहीं होता, वो पावर ऑफ एच कट में होता है। एक्सपेंशन ऑफ वेव फंक्शन इन पावर ऑफ आर, नहीं, एक्सपेंशन ऑफ वेव फंक्शन इन पावर ऑफ एच कट, हाँ, एक्सपेंशन ऑफ वेव फंक्शन इन पावर ऑफ एच, नहीं, एच नहीं, एच कट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये एक इसका सॉल्यूशन है, सो दैट दिस सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको क्या करना है कि ये जो साई है ना, इसको इसमें पुट कर देना है, और तब देखना है कि क्या ये जो साई है, मतलब इसमें बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, हाँ, ये इसमें जाएगा तो इनमें से जो यहाँ पे बहुत सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ नहीं करना, बस इसको उठा करके इसमें पुट कर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, और उसको बस सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हाँ कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं, चलो देखते हैं। वेव इक्वेशन का है, आई एच का डेल शाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर टू म्यू है यहाँ पे। ठीक है, एच कट स्क्वायर टू म्यू ही है ना, हाँ, डेल स्क्वायर शाई प्लस पोटेंशियल साई। देखो म्यू जो होता है ना, ये रिड्यूस मास होता है, यहाँ पे एम नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, यहाँ पे मास नहीं लिया है, इन लोगों ने रिड्यूस मास को लिखा है। तो आइडेंटिकली वेव इक्वेशन में रिड्यूस मास ही लेते हैं, किसी भी एटम का ना हम रिड्यूस मास ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये रिड्यूस मास है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और शाई की वैल्यू क्या दी है, मतलब हमारा जो वेव फंक्शन है क्या है, ए एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी डिवाइडेड बाई एच कट है, ये हमारा वेव फंक्शन है। अब यहाँ पे पुट करना है, तो देखो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो किस में चेंज आएगा, या एक तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और एक इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो डेल शाई बाई डेल टी कितना हो गया, ए, ये एक्सपोनेंशियल है और ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टी है, तो आई एच कट नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा डेल ओमेगा बाई डेल टी, और ये फिर एक्सपोनेंशियल आई बाई एच कट ओमेगा आर टी। ठीक है, अब देखो ये और ये मिल करके फिर से ये शाई ही हो जाएंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू आई एच कट ओमेगा बाई टी और ये शाई। क्लियर, ये और ये मिल के ये फिर शाई ही है ना, तो ये शाई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको देखो डेल स्क्वायर शाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डाइवर्जेंस ऑफ डेल शाई ऐसे। तो देखो डेल शाई का क्या मतलब है कि डेल शाई जब हम लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो कि शाई जो है ना वो सिर्फ एक्स का फंक्शन होता है, ये तो आर है, यानी आर वेक्टर है, यानी कि एक्स वाई जेड सब का फंक्शन है। तो अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन होता तो कैसे होता, अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन होता तो कैसे होता कि देखो डेल शाई बाय डेल एक्स होता। ठीक है, ये भी सिर्फ एक्स होता, तो देखो ये ए आई एच कट हम बाहर लेते, आई एच कट हमारा जैसे कि बाहर हो जाता, ये हो जाता डेल ओमेगा बाय डेल एक्स, और फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आई एच कट ओमेगा आर टी, सॉरी एक्स टी हो जाता। तो देखो ये कितना आता, आई एच कट डेल ओमेगा डेल एक्स, और ये फिर टोटल शाई हो जाता। अब हम क्या करते कि फिर से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो ये डेल शाई है,
तो डेल साई की वैल्यू यहाँ पे आ जाती और फिर से हमको इसको डेल डेल एक्स लेना है। तो डेल डेल एक्स आई एच कट डेल ओमेगा एक्स साई। अब देखो इसका जब हम डेल एक्स लेंगे तो आई एच कट तो मान लो मैं बाहर ले ली, तो ये क्या होगा, देखो एक बार इसके फॉर्म में इंटीग्रेट करेगा तो एक बार होगा कि डेल ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर शाई प्लस फिर शाई भी तो एक्स के इसमें जाएगा, क्योंकि देखो एक बार ये एक्स है तो एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन फिर एक साथ वेर तो इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा डेल एक्स डेल शाई डेल एक्स। अब डेल एक्स शाई बाई डेल एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एच कट डेल स्क्वायर ओमेगा डेल एक्स स्क्वायर शाई प्लस डेल ओमेगा डेल एक्स, और इसकी वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, हमने ऑलरेडी डेल शाई बाय डेल एक्स निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा आई एच कट डेल ओमेगा डेल एक्स और शाई को हम बाहर ले ले, इसको अंदर ले, तो देखो ये क्या हो जाएगा आई एच कट डेल स्क्वायर ओमेगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, ये आई तो माइनस 1/h स्क्वायर, ये भी डेल ओमेगा डेल एक्स है, ये भी डेल ओमेगा डेल एक्स है, तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा डेल एक्स का होल स्क्वायर और टोटल बाहर कितना हो जाएगा शाई। क्लियर है? तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो ये तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में है। अगर हम इसको इस रिस्पेक्ट में करें, मतलब कि हम x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई एच कट। अगर ये मान लो कि डेल, जैसे ये देखो डेल स्क्वायर शाई है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर शाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई डेल जेड स्क्वायर, हुआ ना। तो देखो ये x के लिए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर ओमेगा, अगर हम पूरा टोटल ले रहे हैं, मतलब कि x y z सबके लिए ले रहे हैं, तो इसको हम डेल स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों? x के रिस्पेक्ट में भी ये आएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी y के रिस्पेक्ट में आप करो तो ये भी हो जाएगा डेल स्क्वायर ओमेगा बाई डेल वाई स्क्वायर, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये डेल जेड स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं -1/h कट स्क्वायर। ये देखो डेल ओमेगा डेल एक्स का स्क्वायर है, तो y के रिस्पेक्ट में तो ये डेल वाई बाई डेल वाई, डेल ओमेगा बाई डेल वाई ओमेगा बाई डेल जेड, इन सब का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, और फिर ये सबका शाई। ये क्लियर हुआ आपको कि ये कैसे मैंने ये लिखा? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल शाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई एच कट डेल स्क्वायर ओमेगा 1/h स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे एक ये शाई। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये जाएगा आई एच कट, ये जाएगा आई एच कट डेल ओमेगा बाई डेल टी शाई इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2 म्यू आई एच कट डेल स्क्वायर ओमेगा -1/h कट डेल ओमेगा स्क्वायर शाई प्लस वी आर शाई। अब शाई सब में है तो कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आई से ये माइनस और ये एच से एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा देखो माइनस डेल ओमेगा बाई डेल टी, ये अंदर जाएगा तो देखो ये एच से एक एच कैंसिल होगा, लेकिन ये आई है, तो ये हो जाएगा माइनस आई बाई 2 माइनस आई एच कट बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर ओमेगा, ये अंदर जाएगा, ये एच से ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस होगा, तो प्लस और ये 2 म्यू, तो 1/2 न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस वी। तो हमारा अब देखो ये सबको एक साइड कर दिया है, मतलब इधर कर दिया है, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा डेल ओमेगा बाई डेल टी माइनस प्लस आई एच का 2 म्यू ओमेगा माइनस 1/2 न्यू डेल स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा मैं इधर ही कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, कौन फिर पीछे लिखेगा। अब देखो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कोई भी v ना हमारा नेगेटिव के फॉर्म में, यहाँ पे देखो ये कोई भी v ना नेगेटिव के फॉर्म में नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ सबसे माइनस से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा डेल टी माइनस आई एच का 2 न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस वी इक्वल्स टू 0। हमारा इक्वेशन ये आ गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डेल स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 1/2 न्यू है, तो प्लस, पहले तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारा प्लस में है, इन दोनों में हमें देखना है, तो ये प्लस है, ये माइनस आ रहा है, ठीक है, फिर है माइनस, हाँ तो ये माइनस आ रहा है प्लस वी, तो ये हमारा करेक्ट है। ए चेक करो, तो ये प्लस है, ये प्लस, तो यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस यहाँ माइनस है, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बस शाई की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर देना है। हाँ ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से, आपको दिख तो रहा है ना, चेक कर लेते हो, यहाँ पे देखो मैंने पूरा अच्छे से इधर ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है, एक बार आप देख लो अच्छे से इसको, यहाँ पे आप देख लो इसको अच्छे से कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं कैसे मैंने मतलब इसका मैंने ये कैसे लिखा है, ये चीज़ आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 119 है, मतलब 19, ठीक है ना। सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, हमको बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, तो सबसे पहले देखो कि जो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है उसके लिए क्या क्या कंडीशन रहती है, मतलब कि हमारा जो क्या कंडीशन है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में, हमको यहाँ पे बोल रहा है कि सफिशिएंट कंडीशन, इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वो मतलब वैलिड है, ठीक है, कौन सा कंडीशन इसमें से वैलिड है, किसके लिए, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि बॉर्न जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या, मतलब उसमें मतलब उसका क्या कंडीशन रहता है। तो उसकी जो सबसे पहली जो कंडीशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पोटेंशियल एनर्जी इज मच स्मॉलर देन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस होना चाहिए और लेस होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के से कम होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज, ठीक है, और दूसरी चीज है कि जो हमारा स्कैटर्ड वेव है, स्कैटर्ड वेव वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव शुड बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। तो दूसरा क्या हो गया हमारा कि मैग्नीट्यूड ऑफ scattered magnitude of a scattered wave should be less than should be small, या less आप बोल सकते हो, चाहे small बोल दो, small compared to incident wave। मतलब जो वेव इंसिडेंट होगी, हाँ, उससे जो वेव स्कैटर्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारा है। अब देखो यहाँ पे जो ये हमको दिया हुआ है ना, मैं पहले बता देती हूँ, देखो जो ये आई के जेड है, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट वेव है, इज अ इंसिडेंट वेव। और ये जो शाई वाला हमको दिया हुआ है ये हमारा क्या है, स्कैटर्ड वेव, स्कैटर्ड वेव। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ऑल नोटेशन हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमारा ये दोनों कंडीशन जो है वो कौन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे कहीं पे मतलब उसका कोई ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई भी
वो कंडीशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे हमें ये वाला कंडीशन को देखना पड़ेगा कि जो स्कैटर्ड वेव है वो लेस होना चाहिए इंसिडेंट वेव से। तो देखो यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, तो हमारा ये कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में था, सॉरी, जो हमारा कंडीशन था उसमें था कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव इज स्मॉल इन कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव के क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव शुड बी स्मॉल इन कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इन पोटेंशियल रीजन। ठीक है, पोटेंशियल रीजन मैं भूल गई थी लिखना, मतलब पोटेंशियल रीजन में। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ इंसिडेंट वेव का भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे ये जो मॉड दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, कि इस वाले का मैग्नीट्यूड, इस वाले का मैग्नीट्यूड। तो देखो इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। इसमें सिर्फ स्कैटर्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, तो इसको भी नहीं ले रहे हैं। इसमें सिर्फ इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, स्कैटर्ड का नहीं, तो इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कौन सा कंडीशन की वजह से मैंने ये करा और क्यों करा, क्योंकि ये दोनों में ही मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है। यहाँ पे मॉड का मतलब है कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। अब नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन नंबर, द फाइन लाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन शुड हैव। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एच अल्फा लाइन की। और एच अल्फा लाइन का कौन सा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, फाइन स्ट्रक्चर चाहिए। तो देखो मतलब आप जब एटॉमिक पढ़ोगे तो वहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, मतलब ये जो फाइन स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों का कारण आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो देखो जब सबसे पहले जो मतलब जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जब हम ट्रांजिशन देखते हैं तो उसमें होता है कि लाइमन, बाल्मर, हाँ ये आपने पढ़ा होगा ना, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, पी फंड, एच एम फ्री, ऐसा। तो देखो जब तो जो लाइमन जो आपका जो रहता है, मतलब जो लाइमन सीरीज़ है वो कब से शुरू होता है, वो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। और ये किस में आता है, n इक्वल्स टू 1 में, मतलब n जैसे कि n2 है तो n2 से किस में आएगा, n1 में आएगा, n इक्वल्स टू 3 से भी 1 में आएगा, 4 से भी 1 में आएगा, 5 से भी, ऐसे करके। तो ये होता है लाइमन सीरीज। ठीक है, और बाल्मर में क्या होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 से किस में आता है, n इक्वल्स टू 2 में। तो देखो जब n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में जाता है, जब n इक्वल्स टू 4 में n इक्वल्स टू 2 में जाता है, जब n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 3 में जाता है, सॉरी 2 में जाता है, तो ये सब क्या देते हैं, ये पूरा क्या है, बाल्मर सीरीज है। और इन सब ट्रांजिशंस का नाम होता है, जैसे इसका नाम है एच अल्फा, जैसे इसमें इसका जो लाइमन में कि एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, ऐसे ही इसमें होता है एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। तो हमको फाइन स्ट्रक्चर क्या करना है, इसका पता करना है। क्लियर है, हमको इसका फाइन स्ट्रक्चर पता करना है। आप पढ़ोगे कि पहले क्या था, पहले सिर्फ ये बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज यही था। फिर हमारा स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की वजह से डार्विन ने दिया रिलेटिविस्टिक मास, और बहुत सारे कारणों से देखा गया कि नहीं, ये जो एच अल्फा लाइनें हैं, हाँ ये भी अपना आपस में क्या करती हैं, इनमें भी मतलब ट्रांजिशन, इसके अंदर भी ट्रांजिशन होता है। तो वो सब हम एटॉमिक फिजिक्स जब डिस्कस करेंगे तो करेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यानी मैंने क्या बोला कि एच अल्फा लाइन कब होगा, कि जब n इक्वल्स टू 3 से किस में जाएगा, n इक्वल्स टू 2 में जाएगा। ये आपको दिख रहा है, एक सेकेंड,
तो मैंने बोला कि जब n इक्वल्स टू 3 से किस में चला जाए, n इक्वल्स टू हमारे 2 में जाए, तब हमको देगा H अल्फा लाइन। अब देखो कि सबसे पहले अब इसके अंदर ट्रांजिशन होना है, मतलब इस n और इस 3 के अंदर, तो अब इसका हम कैसे, मतलब कैसे वो ट्रांजिशन होगा, ये तो सोचने की बात है। तो सबसे पहले तो हमें N1 N2 ये सब देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते होगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ऐसे पढ़ते हैं ना, फिर 4s आता है ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं कि n इक्वल्स टू 1 है, मतलब इसमें n की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ से इसको बोलते हैं n इक्वल्स टू 2 है, मतलब इसमें n की वैल्यू, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते होगे तो वो ऐसा रहता है ना, ये ऐसा रहता है, ऐसा रहता है ना, और यहाँ पे ऐसे ऐसे 2s+1 ऐसे रहता है। देखो n 2s+1 और यहाँ पे j ऐसे रहता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो ये हमारा n का वैल्यू है, ये हमारा n का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक n इक्वल्स टू 3 है। तो ट्रांजिशन किस में हो रहा है, इसमें से इसमें। तो देखो ट्रांजिशन हमारा इसमें से इसमें हो रहा है, यानी किससे, 2s 2p है, और ऊपर कितना, ये n इक्वल्स टू हमारा 2 हो गया, ये क्या है 3s है, 3p है, और ये 3d है। अच्छा यहाँ पे देखो एक एनर्जी टर्म आता है ऐसे डेल्टा टी और समथिंग ऐसे रहता है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो लाइन है, बोर लाइन है, उससे कितना एनर्जी डिफरेंस है। तो हम उस तरह से सब ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रफ स्केच ले रहे हैं। तो वो सब भी पूरा इसमें करके तब ये ट्रांजिशन लाइन बनाई जाती है। यहाँ पे वो सब वो एनर्जी वगैरह मैं नहीं ले रही हूँ कि यहाँ पे जैसे बोर लाइन है तो इससे पी का डिस्टेंस कितना होता है, एस का मतलब एनर्जी गैप कितना होता है, तो वहाँ से हम ये डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो वो सब मैं नहीं ले रही हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये 3s 3p 3d है, 2s 2p है। अब हमें देखना है कि ये जो 2s है या ये 2p है, इसमें मतलब और ये किस चीज़ में और स्प्लिट होगा। तो जैसे देखो ये 2s है, तो 2s के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, 2s है, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। s के लिए जैसे s p d f होता है ना, तो l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0 हो गई। और हमारा j का वैल्यू जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, j इक्वल्स टू l प्लस एस टू l माइनस एस होता है ना, कैपिटल J लिख लो। और j क्या है हमारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो l की वैल्यू और s हम हाफ लेंगे, ठीक है, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम s हाफ ले लेते हैं। तो j की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी कि j इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ टू 0 माइनस हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ, j की वैल्यू हाफ, यानी कि 2s जो है वो कितने में हो जाएगा, s हाफ में। तो यहाँ 3s भी हाफ, क्योंकि l की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, तो ये 3s हाफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं p के लिए, 3p के लिए या फिर 2p के लिए, वॉट एवर, हम p के लिए देखते हैं। तो इसके लिए l की वैल्यू 1, s की वैल्यू हाफ, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस हाफ टू 1 माइनस हाफ। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो ये 3/2 टू हाफ, यानी कि कितना क्या क्या आएगा, 2p 3/2 2p हाफ एंड 3p 3/2 एंड 3p हाफ, ऐसे आएगा। यानी कि p में क्या क्या है, p में 2p 3/2 है और एक 2p हाफ भी है, ठीक है। 2p जो है ना वो हाफ भी एक आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे एक हाफ आ रहा है ना, यहाँ पे भी ये 3p है और ये एक हाफ, सॉरी 3/2 है और एक और हाफ आ रहा है। तो देखो जब यहाँ पे ये जो 2p है 3p2, तो 3p सॉरी p 3/2 के लिए ये है, लेकिन जो p हाफ है, ये p हाफ है, इसका एनर्जी इस s के इक्वल होता है,
वो लैम्प शिफ्ट में आप पढ़ोगे कि ये एस जो हाफ है ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, वो लैम्प शिफ्ट है, उसकी हम बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे। बस ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाफ है ना, ये भी क्या होता है, मतलब ये हाफ, इसकी एनर्जी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि 2p हाफ एंड 2s हाफ हैव, ये नोट करके लिख लो, हैव सेम एनर्जी एंड 3s हाफ 3p हाफ हैव सेम एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2p हाफ आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3p हाफ आ जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको कि ये दोनों का मैंने क्यों लिया है। अब देखो, अब हम बात करेंगे 3d का। तो d के लिए क्या होगा, L इक्वल्स टू 2 SPD 0 1 2 और S इक्वल्स टू हाफ। तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस हाफ से 2 माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा 5/2 टू 3/2। तो यहाँ पे देखो 3d 5/2 हो गया, बट जो 3d 3/2 एंड 3p 3/2 हैव सेम एनर्जी, हैव सेम एनर्जी, मतलब इसका इन दोनों का जो एनर्जी है वो क्या होता है, सेम होता है। अब देखो, अब हमें ट्रांजिशन की बात करनी है। तो ट्रांजिशन में देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल जो होता है वो क्या होता है आपका, डेल्टा एल की वैल्यू ±1 होना चाहिए और डेल्टा जे की वैल्यू 0 एंड ±1 होना चाहिए। इसी सिलेक्शन रूल को फॉलो करके ये ट्रांजिशन होगा। सबसे पहले हम इस वाले के लिए देखते हैं। देखो ये S है, ये भी S है। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, इस वाले लाइन के लिए। तो देखो ये S है, ये भी S है, तो L की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो इसमें ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन ये S है और ये P है, ठीक है, ये तो L की वैल्यू कितनी होगी, -1 और J की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो इसमें एक ट्रांजिशन ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? इसमें एक ट्रांजिशन ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब इसका इससे देखते हैं। तो देखो ये P है, ये P है, ये इससे तो नहीं होगा, लेकिन ये S से इसमें हो जाएगा, तो एक ट्रांजिशन ये हो गया। अब आते हैं इस लाइन के लिए, ऊपर जाते हैं, बाकी तो अब हो गया खत्म। ये P है, ये P है, नहीं होगा। ये D है और ये P है, तो 1 हो रहा है और J की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0। J की वैल्यू कितनी हो जाए, 3/2 - 3/2 तो 0, तो ठीक है। और D से P में तो एक ट्रांजिशन यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले का इसमें होगा क्या, तो देखो P से तो P में नहीं होगा और D से S में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं, D से S में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि D का कितना है, 2 है और S का कितना है, 0 है, तो L की वैल्यू 2 हो जा रही है, तो नहीं होगा। लेकिन इस P का इस S के साथ होगा, क्योंकि देखो 3/2 माइनस हाफ 1 और P माइनस S 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके साथ एक ट्रांजिशन ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, ये D है, S के साथ नहीं होगा, ये D है, ये P के साथ हो जाएगा, लेकिन J की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 5/2 माइनस हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो J की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, तो नहीं होगा। इसके साथ इसमें होगा, D से P 1, 5/2 माइनस 3/2 1, तो यहाँ से ये इसमें आएगा। क्लियर? तो टोटल हमको कितने लाइन मिली, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी है, 5 लाइन्स हमको मिल रही है। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द 5 स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा शुड हैव 6 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट है। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया।
सबसे पहले मैंने इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि एच अल्फा लाइन किसके लिए आता है, तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद सिलेक्शन रूल बता दिया। उसके बाद मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लिख दी है कि मतलब N2 है तो उसमें कौन कौन से आएंगे, N3 है तो उसमें कौन कौन सा आएगा। उसके बाद इसका मैंने जे का जो मतलब जो जे ट्रांजिशन है, मतलब ये तो सिर्फ SPL में ही दिया हुआ है, तो इसको मैंने जे में फिर कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखो कि 2P हाफ, 2S हाफ, ये सब में मैंने इनको कन्वर्ट किया। उसके बाद सिलेक्शन रूल लगा के और ट्रांजिशन मैंने दिखा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो जाई की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, ये जाई की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डाई मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो, इसमें कौन सा नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, नहीं होगा। ये प्लस माइनस है, नहीं होगा। नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लेस देन जाई की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना हो गया? नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन देखो कि द जनरल फॉर्म ऑफ बीई डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये है हमारा जनरल फॉर्म। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एफ ई इज इक्वल्स टू कितना है? 1/E अल्फा रो बीटा आई -1। ये सब की वैल्यू दी हुई है कि कितना क्या रहता है। ठीक है, देन बीई कंडेंसेशन अकर व्हेन, बीई जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है वो कब होता है? अल्फा इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि बी कंडेंसेशन के लिए इस वैल्यू कितना में चेंज हो जाता है? ये हो जाता है बीटा ई आई -1। तो इसके लिए अल्फा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ये इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। बी कंडेंसेशन के लिए, फॉर बीई कंडेंसेशन अल्फा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना। ये जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आइजिंग मॉडल, आइजिंग मॉडल हमने किस में पढ़ा है? जो आइजिंग मॉडल है वो हमने किस में पढ़ा है? मैग्नेटिक वाले चैप्टर में ना। मैग्नेटिक सिस्टम के लिए सॉलिड स्टेट में कौन सी मिल पढ़ा है? सॉलिड स्टेट के लिए स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है ना आपने। तो मैग्नेटिक सिस्टम के लिए तो आता है आइजिंग मॉडल। इसका देखो मैं बता देती हूँ कि जो आइजिंग मॉडल होता है ना, आइजिंग मॉडल का जो मतलब आपका जो मेन पर्पस है आइजिंग मॉडल का, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि फेज ट्रांजिशन पढ़ते हैं। आइजिंग मॉडल का जो मेन पर्पस है, इसका पर्पस है टू स्टडी द फेज ट्रांजिशन। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो जो स्पिन होते हैं आइजिंग मॉडल में, स्पिन को हम अप एंड डाउन से क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, मतलब सॉरी इंक्लूड नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे स्पिन अप, स्पिन डाउन, स्पिन, और उसको बोलते हैं +-1 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन वगैरह किसमें होता है? मैग्नेटिक सिस्टम में होता है। तो आइजिंग मॉडल तो हमने तो वहीं पे पढ़ा है। क्लियर हो गया?